हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अब इस अंडरवर्ल्ड को छोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर जो मिंग है वो काफी ज्यादा उदास होती है। यहाँ तक कि उसके आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती, इसीलिए मैं सिर्फ उन्हें जाता हुआ देख सकती हूँ। लेकिन मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती क्योंकि जब मैंने मेरे पूरे ब्लड से को सेक्रीफाइस किया था तब मैं अपने ओरिजिन को भी डैमेज कर चुकी थी। और ये जो नेदरवर्ल्ड है यही पर ही मेरा जन्म हुआ था, जिसके वजह से मैं इसी जगह पर रहते हुए अपने आप को फुल्ली रिकवर कर सकती हूँ। इतना सोचने के बाद जो मिंगे जोर से चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे को बाय करते हुए उस अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल के आता है। मैं इस मांगा को दूसरे साइड से पढ़ रहा हूँ, जिसके वजह से यहाँ पर कई चीजों के नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि अंडरवर्ल्ड को नेदरवर्ल्ड कहा गया है और ग्रेट डिसोलेशन रिलम को प्रीमोर्डियल एरा कहा गया है। नेदरवर्ल्ड से बाहर आ जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए वहां पर की जगह को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो यही प्रीमोर्डियल एरा है। लेकिन जब मिंगे ने मुझे वहां से जाता हुआ देखा तो वो रो पड़ी, वो कितनी ज्यादा प्यारी है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद जो हमारा लिटिल ग्रे है पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मिंगे एक डेविल है, वो सबसे ज्यादा कमीनी औरत है, आखिर वो क्यूट कैसे हो सकती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल ग्रे के ऊपर चढ़ जाता और उससे कहता है कि थोड़ा नीचे से उड़ना, क्योंकि ज्यादा दिखावट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम काफी ज्यादा कमजोर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मारा को याद करते हुए कहता है कि जब मैं वहां से जा रहा था तब जो मारा है वो भी काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन मैं मिंगे को वहां पर अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था, इसीलिए मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिंगे के माँ मुझे क्यों फॉलो करना चाहती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि एक सेक्ट को और एक मास्टर को इस प्रीमोर्डियल एरा में ढूंढना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मिंगे ने कहा था, ये जो प्रीमोर्डियल एरा है वो इतना भी ज्यादा डरावना नहीं है। हम आधे दिन से उड़ रहे, लेकिन हमने अभी तक किसी भी खतरे का सामना नहीं किया है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कह रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने के एक जंगल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वहां पर तो एक फॉरेस्ट है, चलो वहां पर चलते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आ जाता है। इतने बड़े जंगल को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है या फिर इसके अंदर रहने वाले जानवर। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ हमें उन जंगल के एनिमल्स यानी कि उन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज से काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वो इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि वो जो जगह मिले वहां पर छुप जा रहे होते हैं, और उसी डर के वजह से जो आसमान में चिड़िया होती है वो भी काफी ज्यादा फटफट कर रहे होते हैं, इधर उधर उड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि आखिर इन चिड़ियों के साथ क्या गलत है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर जो लिटिल ग्रे जमीन पर उतर आते हैं। जमीन पर उतर आ जाने के बाद जो लिटिल ग्रे वो अपने साइज को कम कर लेता है और वो दोनों काफी तेजी के साथ जाकर एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। पेड़ के पीछे छुप जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जागते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा कॉशियस होता हुआ देखकर जो लिटिल ग्रे वो अपने मन में कहता है कि सिंध भी काफी ज्यादा कॉशियस हो रहे, इसका मतलब है कि आगे कोई बड़ा खतरा होना चाहिए। वहां पर कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता जिस चीज से हमारे मेन कैरेक्टर को फिक्र करनी चाहिए, इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो चल कर देखते हैं आखिर क्या चल रहा है आगे। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जब चेक करने के लिए आगे जाता है तब वहां पर उसे काफी बड़ा पेड़ टूटा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि इतना बड़ा पेड़ टूट चुका है, एक इतना ज्यादा डरावना है। और जब वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर काफी बड़ा गड्ढा दिखता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए लिटिल ग्रे से कहता है कि थोड़ा सा संभल कर रहना, शायद उसके अंदर एक डेमन होगा। फिर वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए अपना वेपन बाहर निकालना होगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद जो लिटिल ग्रे काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में थर्ड वाली सेंथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास भी 4 स्वॉर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड निकालने की वजह से वो काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जो थर्ड नंबर वाली सेंथ होती है वो हैरान होते हुए कहती है कि मेरे जो चारों स्वॉर्ड्स है वो स्वॉर्ड का रास्ता है उसके अल्टीमेट किलिंग ट्रेजर से, लेकिन आज वो सप्रेस हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो किसकी स्वॉर्ड है जिसने कि मेरे चारों स्वॉर्ड्स को इतना ज्यादा सप्रेस करके रखा है। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं फिर
से हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि इधर उधर देखते हुए कहता है कि आखिर इन्हें में कहाँ पर है। जो बर्ड से वो बेतहाशा उड़ान भर रहे, कोई तो कारण होना चाहिए, आखिर जानवर क्यों डर रहे हैं। लेकिन हमें ग्रे को दिखाया जाता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उसे अपने दुश्मन के बारे में महसूस नहीं हो रहा होता है, जिसे सोचने के बाद जो लिटिल ग्रे पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि इससे पता चलता है कि आखिर हमारा दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है। मेरा इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मैं उसे अभी तक सेंस नहीं कर पाया हूँ। लिटिल ग्रे ये सब सोच रहा होता है कि तभी लिटिल ग्रे की नजर आसमान में किसी के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जब लिटिल ग्रे ध्यान से उसे देखता है तो वो वही थर्ड सेंट होती है, जिसे देखने के बाद जो लिटिल ग्रे पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर लिटिल ग्रे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो यहाँ पर आने से पहले मेरे जो मास्टर है वो यहाँ पर पहरा दे रहे थे। इसका ये मतलब है कि मेरे मास्टर की जो कल्टीवेशन है उससे कई गुना ज्यादा है। आधे दिन पहले से उनको ये पता था कि वो सेंट यहाँ पर आएगी, इसीलिए वो काफी ज्यादा कॉशियस थे। सच में मेरे जो मास्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा लिटिल ग्रे सब सोच रहा होता है कि तभी उस सेंट की नजर भी हमारे लिटिल ग्रे के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो चौंकते हुए कहते कि आखिर स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। काफी समय हो गया है इसे देखे हुए। उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका ये मतलब है वो काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता है। और जब हम पर्पल पैलेस में थे तब हम लगभग फेलो डिसाइपल बन ही गए थे, लेकिन कुनपेंग की जो किस्मत है वो काफी ज्यादा कमजोर थी। लेकिन तभी जो ओसेन थे उसे एहसास हो जाता है कि जब वो अपने पैलेस में थे तब उसे शॉर्ट इंटेंट महसूस हो रहा था, लेकिन जब वो यहाँ पर आई है इतना ज्यादा करीब आने के बावजूद भी उसे शॉर्ट इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है। और जब से वो वहां पर आए तब से उसकी जो पावर और उसकी जो कल्टीवेशन है वो सप्रेस हो ही जा रही है, जिस बात से वो काफी ज्यादा चौंक रही होती है। और आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए वो हमारे ग्रे के पास आने के लिए वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके वजह से उसके जो बड़े बड़े गुब्बारे हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाते हैं। और अचानक से उस लड़की को अपने सामने देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से टकराने की वजह से नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाने के बाद जो सेंट है वो कहती है कि जब मैंने अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को स्कैन किया तब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, तो फिर अचानक से आदमी यहाँ पर कैसे आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों को झटकते हुए उस थर्ड सेंस से कहता है कि मैं तो यहाँ पर खड़ा था, तुम आकर मुझसे टकरा गई। लेकिन जब वो उस सेंट की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, जिस वजह से वो अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता, इस जंगल में इस जैसी सुंदर कन्या भी धोखा देने की कोशिश कर रही है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थर्ड सेंस से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, तुम जबरदस्ती मेरे से वसूली नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से आगे चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब कहता हुआ देखकर लिटिल ग्रे अपने मन में कहता है कि मास्टर पहले से समझ गए थे कि टोंगटियान का क्या मतलब है, इसीलिए उन्होंने उन्हें नीचे गिरा दिया। लेकिन जो टोंगटियान है वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, लेकिन वो उसका कुछ गलत ही मतलब निकाल लेते, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या आदमी सीक्रेटली मेरे खिलाफ किसी तरह की साजिश रच रहा है, और अगर चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के शॉट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि वो जानता था कि मुझे उसके शॉट में दिलचस्पी, इसीलिए उसने जानबूझकर मुझे वार्निंग दे दी। ये अच्छी बात है कि उसने अपनी शॉट को बाहर नहीं निकाला, अगर उसने अपनी शॉट को बाहर नहीं निकाला इसका मतलब है कि उसने मेरे ऊपर मर्सी दिखाई है। इतना सोचने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती कि मैं ही दूसरों को परेशान करती हूँ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पंगा लेने की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद जो है काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को भी उसके पीछे किसी का होने का एहसास होता है, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ पीछे मुड़ता है। तो जैसे वो पीछे मुड़ता है वैसे वो जो टोंग टोंग है उसके सामने फिर से आ जाते हैं, जिस वजह से इस बार भी टोंग टोंग के जो बड़े बड़े गुब्बारे है वो हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाते हैं। लेकिन टोंग टोंग को अचानक से अपने सामने देखने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हटते उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, भूत की तरह अचानक से मेरे सामने क्यों आ जाती हो। ये सुनने के बाद जो टोंग टोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मैं तुम्हारे पीछे थी, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते थे, तो फिर तुम अचानक क्यों रुक गए और पीछे क्यों मुड़ गए। टोंग टोंग की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अब ये क्लियरली देख सकता हूँ कि ये जो लड़के पागलों की तरह हरकतें करती थी वो जानबूझकर नहीं करती थी, बल्कि ये खुद ही पागल है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर टोंग टोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या
तो मैं देख नहीं सकती कि मैं एक मॉर्टल हूँ, आखिर मुझे तुम्हारे पीछे आने का कैसे एहसास होगा। ये सुनने के बाद टोंग टोंग पूरा सदमे में जाते हुए कहती कि क्या तुम एक मॉर्टल हो? मैंने पहली बार ऐसे सेंट को देखा है जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा गुस्सा करता है। इतना सोचने के बाद जब टोंग टोंग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता है। उसे जाता हुआ देखकर जो टोंग टोंग है वो कहती है कि तुम्हें मॉर्टल बनने का नाटक करना काफी ज्यादा पसंद है ना। इतना कहने के बाद वो अपने चारों शॉट्स को वापस समन करती है, लेकिन जब वो अपने चारों शॉट्स की तरफ देखते है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी चारों शॉट्स वापस सही तरह से समन नहीं हुए होते, जिसे देखने के बाद वो कहती है कि आखिर वो इतना ज्यादा हेसिटेट क्यों कर रही है। इतना कहने के बाद वो कुछ सोचने लगते हो, सोचते हुए कहती है कि ये जो पर्सन है वो और भी ज्यादा अजीब से अजीब बनता जा रहा है, अगर कुनपेंग भी इसे हॉनेस्टली फॉलो कर रहा है तो। और जब टोंग टोंग ये सब सोच रहे होते कि तभी उसे हमारे मेन कैरेक्टर के पेट से गुड़ गुड़ के आवाज आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो पूरा सदमे में जाते हुए कहती है कि अगर एक सेज होता तो इसे कभी भी भूख नहीं लगती, तो फिर आखिर इसका पेट इतना ज्यादा गुड़ गुड़ क्यों कर रहा है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक गुलेल को बाहर निकाल लेता है, जिस गुलेल को देखने के बाद जो टोंग टोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसके अंदर तो सुप्रीम दाव को और है। फाइनली उसने मोर्टल बनने का जो नाटक चालू रखा था वो बंद कर दिया है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस गुलेल से आसमान में निशाना लगाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें ग्रे को दिखाया जाता है, वो भी उस गुलेल को देखते हुए कहता है कि मैंने कई बार इस चीज को देखा है, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर वो किस तरह का ट्रेजर है। वो दोनों ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस गुलेल से आसमान में हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को खुले आसमान में हमला करता हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जल्दी से आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर हमारे मेन कैरेक्टर ने किस चीज के ऊपर हमला किया है। और हमें आसमान में किसी तरह की चीज को दिखाया जाता है जिस चीज के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर ने हमला किया होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का हमला उस चीज को लगने के साथ ही वो चीज काफी तेजी के साथ आकर जमीन पर गिर जाती है और जब वो चीज नीचे आकर गिर जाती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ड्रैगन के ऊपर हमला किया होता है जो कि ड्रैगन 5 सर वाला होता है। उस ड्रैगन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसकी स्किन काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा मीठ है, इसलिए मैं शिकायत नहीं करूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें उस गुलेल के बारे में बताता है कि वो गुलेल मुझे सिस्टम ने दी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके अंदर ऑटो एम सिस्टम है। इसका यह मतलब है कि अगर मैं एम करके कहीं पर भी इससे हमला करूँ तो वह हमला किसी चीज को जाकर लग जाएगा और एक ही हमले के साथ वो जो चीज है वो मारी जाएगी। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करने से पहले काफी ज्यादा सतर्क रहता हूँ। अगर मेरे से छोटी सी भी गलती हो गई और गलती से मैंने किसी भगवान को मार डाला तो मेरी हालत खराब हो जाएंगे। भगवान तो ठीक हो जाएंगे लेकिन मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर से लकड़ियां उठाने लगता है ताकि वो उस ड्रैगन को पका पाए। और जो हमारी टोंग टोंग होती है उस गुलेल के बारे में सब कुछ जान जाती है और वो अपने मन में कहती है कि ये तो एक कर्मा ट्रेजर है। हमला करने से पहले ही इसने अपने टारगेट को ढूंढ लिया होता है, यानी कि तुम कहीं पर भी और कभी भी हमला करो उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया होता है, जिसके वजह से वो उसी टारगेट को जाकर लगेगी। इस गुलेल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा नहीं है कि जानवर इसलिए मरता है क्योंकि उसे मारा गया है, ऐसा है कि जानवर मरने वाला है इसलिए उसे मारा गया है। अगर सिंपली भाषा में एक कहूँ, हमारे मेन कैरेक्टर जब उस गुलेल का इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर हमला करता है तो वो गुलेल से नहीं मरता बल्कि वो मरने वाला है इसीलिए वो मरता है। मतलब अगर वो आगे चलकर मरने वाला है तो पहले ही हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के वजह से वो मारा जाता है। लेकिन हमारा ग्रे हमारे मेन कैरेक्टर ने मारे हुए ड्रैगन को काफी अच्छी तरह से जानता होता है। वो डीजून का काफी ज्यादा कैपेबल असिस्टेंट होता है। वो नॉर्थन वाटर का गॉड होता है और वो हेवनली कोर्ट के जो नॉर्थन वाटर्स होता है उसका भगवान होता है और इसी के साथ में वो मेरा सबऑर्डिनेट है ऐसा कंसीडर भी किया जा सकता है। लेकिन अब वो उस गुलेल के वजह से मारा गया, एक इतनी ज्यादा दुख की बात है। इतना सोचने के बाद हमारा जो ग्रे है वो रोने लगता है, रोते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर से कैसी खुशबू आएगी। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे वो आग लगाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो कहता है कि आखिर बाकी के लोग जंगल में आग कैसे जलाते हैं, क्या वो सब लोग इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। काश मैं अपने साथ एंडलेस डिजर्ट में पकड़े हुए फायर ब्रीथिंग बर्ड को अपने साथ लेकर आता ताकि मैं आसानी से यहाँ पर आग जला पाता। जब मैं उस डिजर्ट में था तब हर बार जब भी मुझे खाना
पकाना पड़ता था तब उसका मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मुझे खुद से आग जलानी पड़ रही है। ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसने जो हाथ में अपने लकड़ी पकड़ी होती है वो लकड़ी में अचानक से आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंकते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर हमारे टोंग टोंग होती है, जिसने कि अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो आग जलाई होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे बाजू में तो एक इमोर्टल खड़ा है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीधा खड़ा हो जाता है, टोंग टोंग के पास जाते हुए उसे ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कहाँ पर कल्टीवेट करती है और आप मुझे उस जगह की लोकेशन भी बता सकती है। हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो टोंग टोंग हुए पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है कि तभी उसे कुछ होने लगता है। और जब वो ठीक से अपने आप को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका जो फेट है वो कम होता जा रहा है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा थी तो फिर अचानक से कम क्यों हो रही है। और टोंग टोंग को कोई भी जवाब न देता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पाता और अपने मन में कहता है कि क्या उसके लिए मुझे रिकमेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर मैं इस बार ठीक से उसके बारे में सोचूं तो ये जो लड़की है वो जिंदा रहने के लिए योजना और मूर्खता पर निर्भर है। उसे देखने के बाद क्लियरली पता चल जाता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आउटर डिसाइपल होगी। भले वो फायर को जनरेट कर सकती है लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक बेसिक टेक्निक होगी। फिर हमें टोंग टोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से उसकी जो फेथ है वो कम होती जा रही है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते और जाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो आदमी अपने काल का काफी ज्यादा पावरफुल इंसान होगा। फिर जो टोंग टोंग है वह हमें कुछ ज्ञान के बातें बताते हैं कि जो अर्थ और जो हेवन है उसमें ऑर्डर है और सभी चीजों के ऊपर निशान है। तुम्हारी कल्टीवेशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा ग्रेट दाव के रिस्ट्रिक्शंस तुम्हारे ऊपर लगेंगे। तुम जो कोई भी एक्शन लोगे उसका कोई ना कोई रीजन होना ही चाहिए, जिसके वजह से जो सेंट की वर्शिप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके वजह से जो ग्रेट दाव है उसने मुझे पनिश किया और मेरा जो फेथ है वो काफी ज्यादा कम हो गया। और अगर मैंने सीधा जूजियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ लड़ाई शुरू की तो इस दुनिया में काफी ज्यादा तबाही मचेगी, यहाँ तक कि मेरे जो मास्टर है वो भी मेरे इस फॉर्मेशन को हेड ऑन नहीं ले सकते। वो पर्सन कितना ज्यादा घटिया है, उसने मेरी कल्टीवेशन हिलाने के लिए मेरे सामने वो किया और वर्शिप भी की। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ये कहता है कि जब मैंने उसके सामने वो किया तो उसने मुझे अवॉइड किया। ऐसा लगता है कि वो मुझे ये नहीं बताना चाहती कि आखिर वो कहाँ पर कल्टीवेट करती है और साथ ही में वो मुझे रिकमेंड भी नहीं करना चाहती। अगर उसका ऐसा ही कहना है तो जाने दो। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास एक स्वॉर्ड निकालते हुए उस ड्रैगन को काटने लगता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा डिजन अपने सिंहासन पर बैठकर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है कि जो सेंट यांगली है वो बाकी के सेंट से काफी ज्यादा अलग है। हालांकि उसने मुझे मारा था लेकिन ये सब उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, बाकी वो काफी ज्यादा अच्छे सेंट थे। फिर वो लीडर नोवा के बारे में सोचते हुए कहता है कि हालांकि जो लीडर नोवा है वो अभी भी डीमन क्लैन की एक सेंट है, लेकिन जब बात आती है 12 एंसेस्टर विचेस के एरोगेंस के बारे में तब वो कभी भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती और हमेशा मुझसे कहती है कि जाकर उसे सॉल्व करो, और अगर मैं सेंट यांगली से दोस्ती कर लूँ तो शायद मुझे उनकी मदद मिल जाएगी और फिर विच क्लैन के साथ निपटना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। स्पेशली वो गोंगोंग वो काफी ज्यादा वायलेंट है, वो अपने वाटर को कंट्रोल करने वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरे डीमन क्लैन के ऊपर हमेशा ही बाढ़ लेकर आता है, जिसके वजह से मेरे डीमन क्लैन को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मुझे सबसे पहले उसी के साथ डील करना होगा। इतना सोचने के बाद जो डीजन एक सोल्जर को अपने पास बुलाते हुए उसे ऑर्डर दे देता है कि जो नॉर्थ में जो वाटर गॉड है उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। और डीजन जिस वाटर गॉड के बारे में बात कर रहा है वो वाटर गॉड और कोई नहीं जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा होता है, वही वो 5 सिरों वाला ड्रैगन होता है। डीजन की बात सुनने के बाद जो सोल्जर है वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो डीजन है वो कहता है कि जो डेमन गॉड है वो वाटर वेज को कंट्रोल कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, वो गोंगोंग के साथ काफी अच्छी तरह से कम्पीट कर सकता है। हालांकि वो काफी ज्यादा क्रूर डीमन है जो कि ह्यूमंस को खाना काफी ज्यादा पसंद करता है, यहाँ तक कि जो लेडी नोवा है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मुझे उसका इस्तेमाल करना है तो उसे डिसिप्लिन में लाना ही होगा। और वहां से सीन चेंज होकर में हमारे लिटिल ग्रे को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन को बड़े चाव से खा रहा होता और कह रहा होता है कि काफी ज्यादा डिलीशियस है। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं ग्रेट दाव के अंत में काफी कुछ खाया हूँ लेकिन मैं कभी भी खाने से नहीं
थका हूँ। फिर उस ड्रैगन से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो भी उस ड्रैगन का मीट काफी अच्छी तरह से और काफी ज्यादा स्वाद लेकर खा रहा होता है कि तभी उसकी नजर हमारे टोंग टोंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर टोंग टोंग से कहता है कि क्या आप खाना खाना चाहते हैं तो चलो साथ मिलकर खाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो टोंग टोंग है उसे साफ साफ मना करते हुए कहती है कि मेरा जैसा सेंट इस तरह का मामूली से खाना कैसे खा सकता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्या एक सेंट वो दिखावा करने में नाकामयाब रहा और वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस प्री हिस्टोरिक एज में बहुत सारे पागल लोग हैं, यहाँ तक कि धोखेबाज भी पेशेवर नहीं है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर आराम से उस मीट को खाने लगता है। उन दोनों को इस तरह से मीट को खाता हुआ देखकर जो हमारे टोंग टोंग है वो भी उन्हें कुछ कह नहीं पाते कि तभी हमारे टोंग टोंग को भी उस पके हुए मीट की खुशबू आने लगती है, जिसके वजह से उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद जो टोंग टोंग है वो कहती है कि अजीब है, सेंट को कभी भी भूख नहीं लगती। इतना सोचने के बाद जो टोंग टोंग है वो सीधा आकर हमारे ग्रे के पास खड़ी हो जाती है। उसे वहां पर आता हुआ देखकर हमारा ग्रे भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि जो टोंग टोंग है वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से ग्रे से कहते हैं कि यहाँ पर से हट जाओ। टोंग टोंग की ये बात सुनने के बाद जो हमारा ग्रे वो काफी ज्यादा डर जाता है और काफी तेजी के साथ उस जगह पर से हट जाता है। ग्रे को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि ये लिटिल ग्रे कितना ज्यादा डरपोक है, कोई भी इसे डरा कर भगा सकता है। अगर मुझे फॉलो करना है तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो करेज होना चाहिए। फिर वो टोंग टोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जो औरत है वो स्कैमर है, क्या मुझे उसे खाने देना चाहिए? लेकिन जाने दो, ये मैटर नहीं करता, मेरे पास काफी ज्यादा खाना है, मैं अकेला भी इसे फिनिश नहीं कर पाऊंगा। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर टोंग टोंग को कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें टोंग टोंग को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन के अंदर से एक थोड़ा सा मीट का पीस बाहर निकाल कर उसे देखने लगती है और अपने मन में कहती है कि अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब खाना खाया था, लगभग ये लाखों सालों पहले की बात है। इतना कहने के बाद जो टोंग टोंग है उस मीट के पीस को खा लेती है। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जिसे कि किसी तरह की आवाज हो रही होती है, जिस वजह से वो चौंकते हुए जब जिस जगह पर से आवाज आ रही होती है उस जगह पर देखता है तो वहां पर हमारा जो टोंग टोंग है वो काफी तेजी के साथ और लगातार गप 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 करके खाना खा रही होती है। उसे इस तरह से खाता हुआ देखकर हमारा जो ग्रे है पूरा सदमे में चला जाता है और उस ड्रैगन मीट को खाने की वजह से जो टोंग टोंग है उसे चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। और टोंग टोंग को इस तरह से खाना खाता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है। फिर वो गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वो लोगों को अच्छी तरह से बेवकूफ नहीं बना पाती होगी, इसके वजह से उसे अक्सर खाना नहीं मिल पाता होगा, जिस वजह से वो इस खाने को इतनी तेजी के साथ खा रही है। अगर सच कहो तो मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही है। और हमें टोंग टोंग को दिखाया जाता है जो कि पूरे मजे लेते हुए उस ड्रैगन मीट को खा रही होती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर आते हुए ड्यूजन से कहता है कि महामहिम जो 9 इन्फाइनाइट गॉड जनरल है वो उसके वाटर गॉड पैलेस में नहीं है। ये सुनने के बाद जो ड्यूजन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वो क्रीचर फिर से लोअर रेलम में जिंदा लोगों को खाने के लिए चला गया। इतना कहने के बाद जो डीजन है वह अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे लोअर रेलम में उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बावजूद भी उसे उस ड्रैगन गॉड का पता नहीं लग पाता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने इतनी बार उस जगह को देखा लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही जाकर उसे ढूंढना होगा, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे काफी ज्यादा कड़ा लेसन सिखाऊंगा। इतना कहने के बाद जो डीजन है वो अपने हेवनली पैलेस से लोअर रेलम में जाने के लिए निकल जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीजन है वो लोअर रेलम में आ चुका होता है। लोअर रेलम में आ जाने के बाद जो डीजन है वो कहता है कि कितनी ज्यादा अजीब बात है, मैंने उस ड्रैगन को यही पर ही सेंस किया था लेकिन अब मुझे उसका ऑरा नहीं मिल रहा है। फिर वो जंगल को देखने लगता है जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई होती है, जिसे देखने के बाद जो डीजन है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस जंगल में कई खूंखार जानवर होंगे और ऐसा लगता है कि वो किसी बात से डर गए थे और यहाँ से भाग गए हैं। वो शायद वही ड्रैगन होगा जो कि यहाँ पर आते हुए जिंदा जानवरों को खा रहा होगा और बाकी के बचे हुए उसे डर कर यहाँ से भाग गए होंगे। लेकिन तभी डीजन को वहां पर किसी का ऑरा महसूस होता है। वो ऑरा उस ड्रैगन का तो नहीं होता लेकिन डीजन को ऑरा कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है, जिसे महसूस करने के बाद जो डीजन है वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये ऑरा किसका है, वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आखिर वो कौन है जिसे कि मैं पहचानता हूँ। जिस ऑरा को देखने के बाद जो डीजन है वो अपने मन
में कहता है कि ये जो ऑरा है वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, आखिर वहाँ पर कौन है। लेकिन तभी हमारे लिटिल ग्रे को डीजून का ऑरा महसूस होता है, जिस ऑरा को महसूस करने के बाद जो लिटिल ग्रे पूरी तरह से कांप जाता है और पसीना पसीना हो जाता है और कहता है कि ये तो डीजून है। फिर जो लिटिल ग्रे रोते हुए कहता है कि ग्रेट दाव के अंत में यांगली के साथ कुछ समय बिताने के बाद मेरा जो ऑरा है वो मेरे बॉस यानी कि डीजून से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसका ये मतलब है कि जो डीजून है उसे हमारी लिटिल ग्रे का ही ऑरा महसूस हो रहा होता है, इसीलिए उसे वो ऑरा काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा होता है। फिर हमारा लिटिल ग्रे अपनी साइज को और भी ज्यादा कम करते हुए कहता है कि लेकिन आखिर डीजून यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद वो उसी ड्रैगन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है, अच्छा होगा कि मैं उससे छुपा रहूं। और जैसे ही लिटिल ग्रे अपने आप को छुपाने के लिए अपना साइज काफी ज्यादा कम करता है, साथ ही में अपने ऑरा को भी जब दबा लेता है, वैसे ही जो डीजून है काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि वो ऑरा अचानक से गायब हो चुका है। लेकिन जिस जगह से मुझे वो ऑरा महसूस हुआ था उस जगह को मैंने काफी अच्छी तरह से याद कर लिया है, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वो जाना पहचाना आदमी कौन है। इतना कहने के बाद जो डीजून है उसी जगह पर टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे कर वहां पर टेलीपोर्ट होने लगता है। उस जगह पर किसी को आता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा चौंक रहा होता है, लेकिन टोंग टोंग को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वहां पर कोई भी आ जाए, वो तो बस अपना मीट खा रही होती है। तभी देखते ही देखते वहां पर डीजून आ जाता है। डीजून की भी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देखते हुए कहता है कि ये तो डीजून है जिसे कि मैंने मारा था और उसने रिवेंज लेने के लिए एक सुंदर सी कन्या को मेरे पास भेजा था। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है मुस्कुराते हुए डीजून से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर के बदले हुए अंदाज को देखने के बाद जो डीजून है काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि जो सेन का रवैया है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। इतना सोचने के बाद जो डीजून है वह हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को ढूंढ रहा था और गलती से यहाँ पर आ गया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। डीजून की इस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ग्रे वो अपने मन में कहता है कि मैंने सही समझा था, वो उसी ड्रैगन को ढूंढ रहा है। लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि कुछ ही समय के अंदर जो हेवनली स्किल की जो ग्रैंड मास्टर थे टोंग टोंग, उन्होंने उस ड्रैगन को पूरी तरह से खा लिया और सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची है। और डीजून की यह बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर टोंग टोंग की तरफ इशारा करते हुए डीजून से कहता है कि क्या वो लड़की हो सकती है जिसे कि तुम ढूंढ रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जब डीजून टोंग टोंग की तरफ देखता है तब हमें दिखाया जाता है कि जो टोंग टोंग है उनकी तरफ पीट करके बैठी, इसीलिए जो डीजून है वो टोंग टोंग को पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उसे कुछ जानी पहचानी तो लग रही होती है। फिर जो डीजून है टोंग टोंग के करीब आते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वो ड्रैगन इस सेंट को लुभाने के लिए एक लड़की का भेष बना सकता है, लेकिन उसका ऑरा को कंसील करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं भी उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ तब भी वो कौन है वो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद जो डीजून है वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए टोंग टोंग जिसे कि वो ड्रैगन समझ रहा है उसे कहता है कि तुम कमी नहीं कही कि तुम्हें अपने वाटर गॉड पैलेस को नहीं छोड़ना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो टोंग टोंग के पीठ के ऊपर एक चाटा मारता है। डीजून को इस तरह से करता हुआ देखकर जो ग्रे वो पूरा सदमे में चला जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो डीजून और जो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर इसे क्या हुआ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर डीजून से कहता है कि सच में तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। ये सुनने के बाद जो डीजून वो कहता है कि आखिर सेन क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन सेन का बर्ताव देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा। फिर हमें टोंग टोंग को दिखाया जाता है जो कि गहरी सी सांस छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को चाटने लगते और चाटते हुए कहते कि काफी समय हो गया मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है। टोंग टोंग की आवाज सुनने के बाद जो डीजून है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर वो आवाज किसकी थी। तभी जो टोंग टोंग है वो काफी ज्यादा डरावनी तरीके से पीछे मुड़ते हुए डीजून से कहती कि क्या तुम ही हो जिसने कि मुझे थप्पड़ मारा है। और टोंग टोंग को वहां पर देखने के बाद जो डीजून है उसके गोटे मुंह में आ जाते और उसे 440 वोल्ट का झटका लगता और कहता है कि टोंग टोंग। डीजून को इतना ज्यादा डरते हुए देखकर और बार बार टोंग कहता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डीजून से कहता है कि आखिर इस टोंग का क्या मतलब है। हमारे मेन कैरेक्टर की यह बात सुनने के बाद जो टोंग टियान है वो मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि टोंग टियांग मेरा नाम है और तुम मुझे प्री मॉडल हेवनली मास्टर टोंग टियान कह सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये जो नाम है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लगता है, लेकिन एक धोखेबाज को इस तरह का नाम देना ये शर्म
की बात है। ये सुनने के बाद जो तोंगतिया ने वह हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कही थी कि आखिर तुम मुझे बार बार धोखेबाज क्यों कहते रहते हो, और इसके अलावा मेरे सिवा तोंगतिया नाम रखने की किसके अंदर इतनी हिम्मत है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए कुछ तो सोच रहा होता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो तोंगतिया ने वो कहती है कि कितना ज्यादा घमंडी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छी तरह से तोंगतियान के देखने लगता है। फिर एक नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि यांग ली ने कभी भी तोंगतियान नाम नहीं सुना था। उसने पिछली जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई और काम किया है। उसका प्रीमोर्डियल केओस माइथोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं था और उसे 3 प्योर वंस इन ताओइज्म का कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तोंगतियान से कहता है कि इसे जाने दो, लेकिन तुम्हारा जो नाम है वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। ये सुनने के बाद जो तोंगतियान है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ ये नेचुरल है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर डीजन के ऊपर पड़ जाती है जो कि काफी बुरी तरह से कांप रहा होता है। उसे कांपता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर इतना ज्यादा कांप क्यों रहा है। ये मामला काफी ज्यादा सीरियस लगता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो डीजन है वो हमेशा ही नुआ के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि ये काफी ज्यादा डरपोक है। फिर हमें डीजन को दिखाया जाता है जो कि कांपते हुए हालत में तोंगतियान को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तोंगतियान उससे कहती है कि और लाइट इसे जाने दो, तुम एक बतख की तरह व्यवहार करना बंद करो। वैसे भी तुम्हें पता नहीं चला कि आखिर मैं कौन हूँ, इसीलिए तुमने जो कुछ भी किया उसे भूल जाओ। हालांकि तुमने जो किया है उसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा तो लेसन सिखाना ही है। इतना कहने के बाद जो तोंगतियान है वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है। उस वेपन को बाहर निकालने के बाद जो तोंगतियान है उस वेपन को पकड़ते हुए उसके अंदर से कुछ एनर्जी को बाहर निकालती है। उस एनर्जी को डीजन की तरफ भेज देती है। फिर हमें उस एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि सीधा डीजन के बॉडी के अंदर जाने लगती है और उसकी जो कल्टीवेशन है वो थोड़ी थोड़ी कर सप्रेस करने लगती है, जिसे देखने के बाद जो डीजन है अपने मन में कहता है कि यह बस मेरी थोड़ी सी कल्टीवेशन को सप्रेस कर रहा है, लेकिन इसमें मेरी गलती, इसके लिए मैं कभी भी लेडी नोवा के पास मदद मांगने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि जो तोंगतियान ने हमला किया वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर डीजन इस तरह के क्यों एक्सप्रेशन बना रहा है, क्या वो हमला इसे अंदर से चोट पहुंचा रहा है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक मीट का टुकड़ा निकालते हुए उस मीट के टुकड़े को हमारे डीजन को देते हुए उससे कहता है कि इस मीट के टुकड़े को मैंने यहाँ पर ग्रिल किया है, तुम स्नैक के तौर पर इसे खा सकते हो। ये सुनने के बाद जो डीजन है वह हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से उस मीट के टुकड़े को लेते हुए कहता है कि एक ऑर्डिनरी खाना, लेकिन इसे एक सेंट ने मुझे दिया है, इसीलिए मैं इसे मना नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद जो डीजन उस मीट के टुकड़े को खा लेता है, जैसे उस मीट के टुकड़े को खा लेता है वैसे उसे भी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है और कहता है कि कितना ज्यादा डिलीशियस है। इतना सोचने के बाद जो डीजन है और भी तेजी के साथ उस मीट को खाने लगता है और खाते हुए कहता है कि सिर्फ डिलीशियस ही नहीं, यहाँ तक कि जो हेवनली मास्टर तोंगतियान ने मेरे ऊपर सील लगाई थी वो भी कमजोर होती जा रही है। यानी कि जो तोंगतियान ने हमारे डीजन के ऊपर उसके कल्टीवेशन सप्रेस करने के लिए जो सील लगाई थी वो कमजोर हो रही है। डीजन को भी इस तरह से खाता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर तोंगतियान की तरफ देखते हुए कहता है कि एक और खाने का शौकीन। ये सुनने के बाद जो तोंगतियान ने वो हमारे मेन कैरेक्टर से कही थी कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डीजन से कहता है कि डीजन तुमने अभी अभी मुझसे ये कहा था कि तुम किसी सबऑर्डिनेट को ढूंढ रहे हो। ये सुनने के बाद जो डीजन है वो पहले खाए हुए निवाले को निगल लेता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ मैं एक सबऑर्डिनेट को ढूंढ रहा हूँ जिसका के नाम जुइंग है, जो कि नॉर्थन वाटर का भगवान है और मेरे हिसाब से वो यही कहीं पर आसपास होना चाहिए। फिर जो डीजन है वो अपने मन में कहता है कि जो ड्रैगन है वो उसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है जो कि मेरे डिटेक्शन से बच पाए, तो फिर आखिर वो कहाँ चला गया। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डीजन से कहता है कि अगर तुम्हारी सबऑर्डिनेट ये सुंदर सी कन्या नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, क्योंकि जब से मैं इस जंगल में आया तब से सिर्फ मेरी मुलाकात इस औरत से हुई है, इसके अलावा मैंने इस जंगल में किसी और को नहीं देखा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं पंछियों के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या वो सारे पंछी उसी जुइंग की वजह से इतना ज्यादा डर चुके थे। हमारे मेन कैरेक्टर को सिर्फ उस ड्रैगन का नाम पता है जुइंग, उसे अभी तक ये पता नहीं है कि जिस ड्रैगन को उसने मारकर खाया वही जुइंग है, इसलिए जब भी हमारा मेन कैरेक्टर उस ड्रैगन का नाम लेगा तब मैं सिर्फ ड्रैगन कहकर पुकारूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की यह बात सुनने के बाद जो डीजन है वो हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ तक कि जो सेंट है उन्हें भी नहीं पता कि आखिर वो ड्रैगन कहाँ पर है। फिर जो डीजन है वो आगे कहता है कि लगता है कि जो ड्रैगन है वो
काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ा है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द हेवनली कोर्ट में वापस जाते हुए जो ड्रैगन है उसका लाइफ लैम्प चल रहा है या नहीं ये चेक करना होगा। इतना सोचने के बाद जो डीजू ने फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रेट करते हुए उसे कहता है कि जो कि ड्रैगन यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो मैं आशा रखता हूँ कि आप कभी ना कभी मेरे पैलेस को विजिट जरूर करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि अगली बार जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर और तोंगतियांग के हाथों से एक मीट का टुकड़ा उसे छीनते हुए उसे डीजून को देते हुए उसे कहता है कि तुम इस मीट के टुकड़े को अपने साथ लेकर जाओ, इसे खाओ और अपने बॉडी को फिर से एनर्जी देते हुए पावरफुल बना लो। ये सुनने के बाद जो डीजून है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास उस मीट के टुकड़े को ले लेता और काफी तेजी के साथ वहां से चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हेवनली कोर्ट के लाइफ सोल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा डीजून आया होता है ताकि वो उस ड्रैगन के लैंप जल रहा है या फिर बुझ गया है वो देखने के लिए आया होता है। फिर हमें डीजून को दिखाया जाता है जो कि लाइफ सोल पैलेस के अंदर आते हुए जब उस ड्रैगन के लैंप को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जो ड्रैगन का लैंप है बुझ चुका होता है, यानी कि वो जो ड्रैगन है वो मर चुका होता है। ये हमारे डीजून को पता चल जाता है, लेकिन वो चौंकते हुए कहता है कि लेकिन आखिर उस ड्रैगन को कौन मार सकता है। हमारा डीजून ये सब गुस्से में कह रहा होता है कि तभी उसके पीछे से उसका छोटा भाई आते हुए उसे कहता है कि बिग ब्रदर आखिर आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो। ये सुनने के बाद जो डीजून है वो अपने छोटे भाई से कहता है कि जो ड्रैगन है वो मर चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ मरा है और उसे किसने मारा है। ये सुनने के बाद जो डीजून का छोटा भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसकी नजर डीजून ने पकड़े हुए मीट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो चौंकते हुए डीजून से कहता है कि बड़े भाई आखिर आपके हाथ में क्या है। ये सुनने के बाद जो डीजून है उस मीट के टुकड़े को सामने लाते हुए उसे कहता है कि एक सेंट ने मुझे इसे दिया है, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो डीजून का छोटा भाई है जिसका के नाम ताई है वो पूरा सदमे में जाते उसे कहता है कि जरा सुनिए आखिर ये किस जानवर का मीट है। ये सुनने के बाद जो डीजून है वो ताई से कहता है कि मैं भी इसे पहचान नहीं पाया, जितने भी जानवर और राक्षस मुझे मिले जो रूप बदल सकते वो कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाते और मैं काफी ज्यादा कम जानवरों को जानता हूँ। ये सुनने के बाद जो ताई उस मीट की तरफ काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है, उसे इतना ज्यादा गौर से देखता हुआ देखकर जो डीजून है उसे कहता है कि क्यों ना तुम इसे ट्राई कर लो, फिर तुम्हें पता लगा सकते हो कि आखिर ये किस जानवर का मीट है। डीजून की ये बात सुनने के बाद जो ताई उस बड़े से मीट के टुकड़े में से एक छोटा सा पीस निकालते हुए कहता है कि जो कि ये खाना एक सेंट ने दिया है तो इसका जो टेस्ट होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इसलिए मुझे इसे ट्राई तो करना ही होगा। लेकिन जब ताई उस मीट के टुकड़े को काफी अच्छी तरह से देखता है तो उस काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे इतना ज्यादा चौंकता हुआ देखकर जो डीजून है उससे कहता है कि आखिर क्या गलत है। ये सुनने के बाद जो ताई है वो डीजून से कहता है कि इस रोस्टेड मीट के अंदर से जो एसेंस मुझे महसूस हो रहा है वो एसेंस कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये सुनने के बाद डीजून भी ताई से कहता है कि जो कि आपने इसके बारे में कहा है तो मुझे भी ये कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या ये वही ड्रैगन हो सकता है। ये सुनने के बाद जो ताई वो भी डीजून से कहता है कि मुझे जो इसके अंदर से एसेंस फील हो रहा है वो भी नॉर्थ वाटर गॉड के जनरल का ही है। ये सुनने के बाद जो डीजून है पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैं उस ड्रैगन के सेंट को फॉलो कर रहा था तब मुझे वो दोनों सेंट मिले जो कि इस मीट को खा रहे थे। फिर वो अपने मन में कहता है कि वो दोनों सेंट्स अपने सबऑर्डिनेट को खा रहे थे। फिर जो ताई है वो डीजून से कहता है कि आखिर वो दोनों सेंट कौन थे। ये सुनने के बाद जो डीजून है वो कहता है कि सबसे पहला सेंट वो स्वॉर्ड मास्टर यानी कि तोंगतियांग था और दूसरा जो सेंट है वो ग्रेट दाव के अंत से आया है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी उन सेंट से मिलकर आया हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली उनका नाम लेते हुए यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन जो ताई वो काफी ज्यादा होशियार होता है, इसीलिए वो काफी आसानी से उन दोनों सेंट को पहचान लेता और कहता है कि जो हेवनली सीक्रेट का ग्रैंड मास्टर है वो बिना किसी रोक टोक के काम करता है और उसे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। और दूसरा जो सेंट है उसका नाम यांगली है, जिसके के बारे में ब्रदर ने मुझे एक बार बताया था। वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा डरावनी एक्सिस्टेंस है। उन दोनों में से किसी का भी टेम्पर अच्छा नहीं लगता। फिर जो ताई डीजून से कहता है कि तो फिर नॉर्थन वाटर गॉड जनरल के बारे में क्या, उसकी बॉडी अनकम्प्लीट है और उसकी जो सोल है बिखरी हुई है, मुझे डर है कि उन्हें वापस लाना मुश्किल है। ये सुनने के बाद जो डीजून निराश होते हुए कहता है कि जो जनरल थे उसकी जो डेथ है वो काफी ज्यादा ट्रेजिक थी, इसीलिए मैं उसे पैलेस में वापस लेकर आकर उसके लिए प्रॉपर मेमोरियल बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ताई भी काफी ज्यादा खामोश हो जाता है कि तभी उसकी नजर हमारे डीजून ने पकड़े
पड़े हुए उस ड्रैगन के मीट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो चौंकते हुए डीजन से कहता है कि भैया आप सारा मांस अकेले खाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं ना। ये सुनने के बाद जो डीजन है वो चौंकते हुए उसे कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हमें डीजन को दिखाया जाता है जिसके के मुंह से लार टपक रहे होते हैं। फिर भी जो डीजन है वो ताई से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं हेवनली एम्परर और जो ड्रैगन तो मेरा काफी ज्यादा वैल्यूएबल सबऑर्डिनेट था, तो फिर आखिर मैं उसको मीट को कैसे खा सकता हूँ। डीजन के बात सुनने के बाद जो ताई है उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि अगर तुम इस मीट को खाना नहीं चाहते तो फिर आखिर तुम्हारे मुंह से लार क्यों बह रही है। ये सुनने के बाद जो डीजन है वो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर वो ताई से कहता है कि क्यों ना हम इसमें से आधा आधा करके दोनों में बांट ले, और हाँ मेमोरियल सर्विस के बारे में मत भूलना। डीजन को इस तरह से कहता हुआ देखकर जो ताई है पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि ब्रदर आप भी ना। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो लिटिल ग्रे वो गहरी सी सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहता है कि जो माइजेस्टी थी उन्हें वो ड्रैगन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अनजाने में उस ड्रैगन का मीट खा लिया, इसीलिए मैं इस बात को हर जगह फैला नहीं सकता। और अगर माइजेस्टी को सच्चाई के बारे में पता चल गया और उन्हें पता चला कि मैं भी वहां पर मौजूद था, तो वो मेरे हड्डियों को पीस कर चूरा कर देंगे। इतनी सारी चीजें सोचने के बाद जो ग्रे वो काफी ज्यादा डर जाता है और सीधा वह हमारे मेन कैरेक्टर के पैर से चिपकते हुए कहता है कि मुझे हमेशा इसेन के पैरों से चिपक कर रहना होगा। लेकिन ग्रे को अपने पैरों से चिपकता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे लात मारते हुए पीछे हटा देता है। उसे पीछे हटा देने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है तोंग तियान से कहता है कि क्या तुम मेरे स्वॉर्ड में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम अपनी सारी शॉट्स मेरे शॉट्स के साथ कंपेयर करना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो तोंग तियांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है हाँ बिल्कुल। और साथ ही में जो तोंग तियांग है वो अपने मन में कहती है कि इतने बड़े हेवन और अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सकता है, यहाँ तक कि मेरे जो मास्टर है वो भी मेरे जितने स्किल्ड नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि लेकिन मैं स्वॉर्डमैनशिप नहीं जानता। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा स्विंग करता है। वो जैसे अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है वैसे उसके अंदर से ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिस ऑरा को देखने के बाद जो तोंग तियांग है वो अपने मन में कहती है कि ये तो सुप्रीम ट्रेजर का ऑरा है। तोंग तियांग ये सब सोच रहे होते कि तभी उसने उसके हाथ में जो पकड़ा होता है वो हिलने लगता है। फिर हमें तोंग तियांग के कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी जो शॉट्स होती है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उन्हें वाइब्रेट करता हुआ देखकर जो तोंग तियांग है वो अपने मन में कहती है कि मैंने कभी भी अपने शॉट्स को इतना ज्यादा एजिटेटेड होता हुआ नहीं देखा है, मानो उनका सामने एक इम्पॉसिबल अपोनेंट से हुआ है जो कि उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना सोचने के बाद जो तोंग तियांग है वो अपने पंखे जैसी चीज को शॉर्ट में कन्वर्ट करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम स्वॉर्डमैनशिप नहीं जानते हो तो फिर आखिर तुम्हारी तलवार तुम्हारी बातें कैसे मानेगी। जो सुप्रीम ट्रेजर होता है खुद अपने मास्टर को चुनता है, यहाँ तक कि कोई सेंध भी उन्हें फोर्स करते हुए अपना पालतू नहीं बना सकता। ये तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्डमैनशिप है जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड है उसे भी तुम्हारे सामने सबमिट करने के लिए मजबूर किया। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और चौंकते हुए तोंग तियांग से कहता है कि मैं सच में स्वॉर्डमैनशिप नहीं जानता, मैं बस इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल जंगल के अंदर के लकड़ियों को काटने के लिए करता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो तोंग तियांग है कुछ समझ नहीं पा रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि हालांकि ये जो टूटी हुई स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये लकड़ी काटने के लिए भी अच्छी नहीं है, मैं बस इसका कभी कभार ही इस्तेमाल करता हूँ, ये बेकार चीज है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद जो तोंग तियांग है पूरा सदमे में जाते हुए कहती है कि क्या लकड़ी काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो।